नमस्कार। अ, आप सब लोगों की जो वर्षों की साधना है उसको प्रणाम करके जो भी एक छोटी-मोटी बुद्धि है और जो कुछ समझ में आता है इस विषय पर वो कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने रखने की। जैसा बताया गया प्रचारक का कार्य करते-करते अ, संघ के निर्देश पर अ, 2009 में मेरा केंद्र लंदन हो गया था पिछले वर्ष तक 2024 तक। तो एक 15 वर्ष बेस हेडक्वार्टर लंदन था पर मुख्य रूप से यूरोपीय देश, अफ्रीकन देश, अमेरिका, कनाडा एक तरह से मुख्य रूप से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ संघ का कार्य करना अ, ऐसा एक मेरे लिए अवसर था वो एक कार्य करने का और कुछ सीखने का। उस दृष्टि से जो कुछ भी शायद पुस्तकें पढ़ कर के अर्जित किया हुआ ज्ञान तो मैं नहीं दे पाऊँगा विश्व स्थिति का, पर प्रत्यक्ष उन देशों में प्रवास करते हुए जो कुछ देखा समझा, वो आपके सामने रखने की उस एंगल से रखने की कोशिश करूँगा। कबीर कहते हैं कि तू कहता कागज़ की लिखी, मैं कहता आखन की देखी। तो कबीर जैसा तो नहीं पर जो देखा समझा उसको आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश। अ, विश्व स्थिति का आकलन एक तो किसी भी देश का आकलन करना तो बहुत बहुत सारे उसके एंगल्स होते हैं, पर एक मोटे जो एंगल रहते हैं, एक होता है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अभी उसमें वो देश कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं। दूसरा एक प्रमुख जो आज की दुनिया में बन गया है इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण पक्ष है देशों को आकलन करने का। और तीसरा जो मुझे लगता है हमारी दृष्टि से उन देशों का हर देश का अपना एक चरित्र होता है, अपना एक स्वभाव होता है। वहाँ का एक कल्चरल बैकग्राउंड होता है। उनकी एक सामाजिक ऐसा कह सकते हैं कि अ, एक विशेष तरह का व्यवहार होता है। उसको समझने का मैक्सिमम कोशिश जितना करेंगे, तो उससे उन देश को समझना बहुत आसान रहता है, उनके व्यवहार को प्रेडिक्शंस करना बहुत ईज़ी होता है क्योंकि उनका एक मूल जैसे भारत का अपना एक मूल स्वभाव है, ऐसे अनेक देशों का। तो ऐसे तो 195 कंट्रीज़ आज जो बताते हैं विश्व के अंदर, 193 ऑफ़िशियली द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन ऐसे 2 अलग से उनको गिन करके ऐसे 195 कंट्रीज़ हमें बताते हैं। एक छोटे से समय में उसको समझने के लिए मैं 9 क्लस्टर्स में देशों के स्वभाव को देखते हुए एक 9 क्लस्टर्स में वाइडली उसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ और देन अकॉर्डिंगली देखेंगे इस थोड़े समय से समय में क्या हम बात कर सकते हैं। पहला जो एक सबसे ज़्यादा चर्चा जिसकी है पिछले 70-80 साल से इस दुनिया के अंदर, वो है जिसे अमेरिका बोल सकते हैं या जिसके लिए एक दूसरा नाम है फाइव आइज़। फाइव आइज़। तो इंग्लैंड से गए हुए लोगों ने विश्व के अन्य हिस्सों में जाकर के उसी सभ्यता को बसाया, उन्हीं आदर्शों के आधार पर कुछ कार्य खड़ा किया और वहाँ के मूल नागरिकों को हटाते हुए, मारते हुए अपने देश स्थापित किए। ऐसे 5 देश हैं जिसे फाइव आइज़ के नाम से आज की दुनिया में जानते हैं। इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है। इन सब का डीएनए एक है। इंग्लैंड से गए हुए लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह से लोग गए, न्यूज़ीलैंड में वो लोग गए और जाकर के वहाँ अपना आज वो देश उन्हीं के हो गए हैं। वहाँ के मूल निवासियों के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता है आज की दुनिया के अंदर। वी होप कि फ्यूचर में इनकी बात आगे आए कि ये देश है किसका? एक 300-400 साल से एक विदेशी सभ्यता जाकर के आज वो उस देश को अपना प्रस्तुत करते हैं। ये आश्चर्य की बात है। दिस इज़ द करंट वर्ल्ड। तो उसमें भी जो एक सबसे बड़ी शक्ति अगर अमेरिका है, तो अ, अमेरिका इज़ अ पावर, नो वन कैन डिनाई। आज की दुनिया में हम जब अमेरिका में प्रवास भी करेंगे या न्यूयॉर्क में या मैनहट्टन में जब घूमते भी हैं, यू कैन फ़ील द पावर, यू कैन फ़ील द मनी और विशाल भूभाग है। एक भारत जैसा बड़ा देश है, उसमें भी 1 टाइम ज़ोन है और अमेरिका में 6 टाइम ज़ोन हैं। एक ही देश में अगर अभी सवेरे 5 बजे है, तो उसी देश में कहीं अ अ, 11 बज रहा है दिन का, तो इवन फ़ोन करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि व्यक्ति कौन से टाइम ज़ोन में है और उस समय उनके वहाँ क्या समय हुआ होगा।
ह्यूज लैंड है। अ, अमेरिका में पूरा आप घूमेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अमेरिका ने अभी तक भी अपने मिनरल्स, अपना पानी, जो नेचुरल वाटर या इवन अपना पेट्रोल, इन सबको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है, क्योंकि लंबा सोच है कि आने वाले समय में 400 500 1000 साल तक अगर जीना है तो पहले जो दुनिया में बाकी अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हें पहले उपयोग कर लें, और हमारी चीज़ें तो हमारे पास में है ही। ये जो दृष्टिकोण है, मनी डेफिनेटली दैट्स अ पावर, और मूल स्वभाव निरंकुश है, क्योंकि मूल स्वभाव वही है जो 300-400 साल से उस पर्टिकुलर जाति का, समाज का जो एक मूल स्वभाव है वो निरंकुश है। तो आज अगर ट्रंप के व्यवहार को के बारे में कुछ कहा जाता है तो ये वहाँ का मूल स्वभाव है, वी डोंट केयर। ये अगर उसको एक 3 शब्दों में मैं कहूँगा, वी डोंट केयर, बस वी विल डू व्हाटएवर वी लाइक, वी विल डू व्हाटएवर इज गुड फॉर अस, एंड वी डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ठीक है, ट्रंप के समय ये थोड़ा-सा खुरदरा लगता है, ये जो अप्रोच है, ये थोड़ा पॉलिश्ड नहीं है, और ओबामा के समय वो पॉलिश्ड था, इतना ही अंतर है। बाकी अमेरिका का जो मूल स्वभाव है, वो उसी तरह का है। अ, ये जो मूल निवासियों वाली समस्या है, जो बात है वो एक अ, समझने लायक चीज़ है। वो एक ऐसा विषय है जिस पर अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, हमेशा नीचे देखने लगते हैं। ये वो एक विषय है जो उनको अनकम्फर्टेबल करता है, और समहाउ व्यवस्था ऐसी बनाई है, एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कुछ विश्व संस्थाएँ खड़ी की हैं। क्योंकि ये ध्यान में आ गया कि अब दुनिया में युद्ध करके दूसरे देशों पर विजय करना ये तो संभव नहीं है। तो एक वैश्विक संस्थाओं का तंत्र खड़ा किया गया। उसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं, उसको यूनिसेफ कहते हैं, उसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसको आईएमएफ कहते हैं। इस तरह की ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई ऐसी संस्थाएँ हैं, अ, और ऐसी संस्थाओं के तंत्र में फाइनल से उनका है, वीटो उनके पास में है, और वो संस्थाएँ बताती हैं कि अभी दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह का एक तंत्र खड़ा करना, उस और उसके कारण उन मूल विषयों की, ये जो उनको अनकंफर्टेबल लगने वाले विषय हैं, उनकी चर्चा नहीं करना, पर हम लोगों ने कहीं न कहीं उसको एक अध्ययन करके, और ये तो प्रकृति का नियम है, ये चीज़ें आज नहीं तो कल निकल कर के आने वाली है। अमेरिका में जो वहाँ के मूल नागरिक थे, जो नेटिव्स थे, क्या हुआ उनका? लाखों लोगों को तो मार दिया गया। धोखेपूर्वक मारा गया, निर्दयतापूर्वक मारा गया, उनकी सारी ज़मीन, उनकी धन-संपत्ति, उनके पास में जो गोल्ड था, ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। किस तरह से हड़पा गया, और वो देने को तैयार थे, उसके बाद भी, लेते हुए भी उन सबको मारा गया। आज भी वो लाखों-लाखों लोग हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं अमेरिका में? उन लोगों के लिए एक स्पेशल प्लेस है, जिसे कहते हैं नेशन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 475 डिफरेंट ट्राइब्स हैं। इस विशाल भूभाग में, हर ट्राइब को उन्होंने एक नेशन में रखा है। नेशन यानी, मैं उसे भारतीय शब्दावली में कहूँगा, बाड़ा। एक 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर बाय 7 किलोमीटर का एक एक फेंसिंग है, वो बाड़ा है, वो लोग उसमें रहते हैं। उस बाड़े को कहते हैं नेशन। ऐसे 475 नेशंस हैं। बाय लॉ, इफ यू गो टू यूएसए, यू कांट एंटर इन द नेशन। आप वहाँ जा नहीं सकते, आप उनको मिल नहीं सकते, मार्केट में मिल सकते हैं, पर आप उस नेशन के अंदर घुस नहीं सकते हैं। और उन सबकी स्थिति कैसी है? ड्रग्स में डूबे हैं, शराब में डूबे हैं, और बस गवर्नमेंट कहती है तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हें चाहिए हम दे देंगे। तुमको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे जो वहाँ के मूल निवासी हैं उसी अवस्था में पड़े रहें, कभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो पाएँ, और एक आश्चर्य की बात है, अमेरिका का कानून इन नेशंस में लागू नहीं होता है। उनका अपना कानून है, जो ट्राइब्स का कानून है। अमेरिका का कानून आज भी वहाँ लागू नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों पहले एक बड़ी विचित्र घटना हुई थी कि नेशन के एक व्यक्ति ने एक अमेरिकन लेडी को रेप किया था, और उस पर वो कानून नहीं चला अमेरिका का, बिकॉज़ दैट पर्सन लिव्स इन द नेशन। तो उसमें से कुछ लोग अभी पढ़े-लिखे हैं, कुछ बाहर आए हैं। अनफॉर्च्यूनेटली दे आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज़, दोज़ डोंट वांट देम टू स्पीक। अ, ऐसा एक ये विचित्र व्यवहार है। ईश्वर करे आने वाले समय में इन लोगों का जो स्वर है उसको कुछ बल मिले, और उनके साथ में जो इनजस्टिस हुआ है उसको कहीं न कहीं विश्व स्तर पर मान्यता मिले। अ, इस एक विषय का और हमको अध्ययन करना चाहिए, ऐसा ऐसा लगता है।
हम तो समय तो कम है तो तेजी से ही आगे बढ़ेंगे। दूसरा बड़ा क्लस्टर है जैसे यूरोप, जिसे कहा जाएगा, वो लगभग एक जैसा स्वभाव है। थोड़ा सा पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के देशों के में थोड़ा सा अंतर है। पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश तो आज जो हैं वो फिनलैंड हो या अ, अ, यूक्रेन है या उससे निकट के जो देश हैं, रशिया के जब 17 हिस्से हुए, उसी में से निकले हुए बहुत सारे देश हैं। तो लगभग गरीबी में थोड़े से गरीब कंपैरेटिवली इस तरह के पूर्वी यूरोप के देश हैं। पश्चिम यूरोप के देश वो हैं जिन्होंने पिछले 200-300 साल तक पूरी दुनिया पर एक आधिपत्य करके रखा था। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने शायद या ब्रिटिशर्स ने भारत में किया होगा, ये जो 6 देशों का क्लस्टर है, जिसमें इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, नीदरलैंड्स है। लगभग पूरी दुनिया के ऊपर इन्हीं 6 देशों ने इसी तरह से जाकर के अधिकार करना, पूरी दुनिया को लूटना, उस लूटी हुई सामग्री को अपने वहाँ लाना, उसके आधार पर अपना डेवलपमेंट करना, ये एक जैसा लगभग उनका स्वभाव है। तो पश्चिमी यूरोप एक अलग तरह का स्वभाव, डोमिनेंस का स्वभाव है। पूर्वी यूरोप थोड़े से लेस विकसित या इस तरह के देश हम उनको बोल सकते हैं। हाउएवर एक जैसा कल्चर है। केवल आर्थिक स्थिति में अंतर आया होगा, परंतु लगभग-लगभग उनका जो कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, वो एक जैसा है। टर्की जैसा देश जो यूरोप के निकट होने के कारण एक अलग तरह के कल्चर में आया है। तो यूरोप के कल्चर को अगर देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे अभी लगता है उनकी कुछ चीज़ों को अध्ययन करना। ये अ, इकोनॉमी गेटिंग डाउन, लगातार कोशिश करने के बाद में भी, वर्षानुवर्ष कोशिश करने के बाद में भी इकोनॉमी ऊपर नहीं आती है। और शायद उसका एक बड़ा कारण है कि ये जो अपार धन संपदा लूटी गई थी विश्व भर से और उसके आधार पर अपने देश का डेवलपमेंट किया गया था। और उस देश में ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। तो किसी भी व्यक्ति के दिमाग में पैसा बचाना ये कॉन्सेप्ट उनको मालूम नहीं है। क्योंकि जब सब कुछ अवेलेबल है, एक भारतीय व्यक्ति पैसा क्यों बचाता है? क्योंकि अरे कल को लड़की की शादी करनी है, कल को कोई बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसा, ये दिमाग में फ्यूचर के प्रति कुछ चीज़ें रहती हैं। जब ये नहीं है, मालूम है कि मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट करने वाली है, मैं मर गया तो मेरे को दफनाने वाली गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं बीमार हुआ तो मेरा अगर बायपास सर्जरी भी हुआ तो उसका एक भी पैनी मुझे नहीं देना है, गवर्नमेंट करने वाली है। तो व्यक्ति के दिमाग में पैसा बचाना ये आता नहीं है। पर वो जो वर्षानुवर्ष का कमाया हुआ पैसा था, अभी वो लगातार खत्म हो रहा है। लोगों की आदत वही है जो पिछले 100 साल से बनी हुई है और अब वो पैसा कम हो रहा है। अब अगर थोड़ा मेडिकल पर पैसा लिया जाता है या शिक्षा के लिए स्टूडेंट से पैसा लिया जाता है, वो उनको अनकंफर्टेबल लगता है। और इसका कोई यू टर्न नहीं है, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। जो लोग, हमारे एक भारतीय विद्यार्थी भी अगर वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो अ, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, कहीं भी जा रहे हों, उनकी, या जो लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से इस विषय को बता पाते हैं कि वहाँ एक छोटा-सा काम ढूँढना किसी विद्यार्थी के लिए, वो मुश्किल है अभी। तो इकोनॉमी इज़ डेफिनिटली इन द ट्रबल। अ, दूसरी जो वहाँ की बड़ी समस्या है, वो है ब्रोकन फैमिलीज़। एक ह्यूज प्रॉब्लम है उनके सामने। डिवोर्स रेट अभी 25 टू 30% है, यानी हर 3 में से 1 विवाह डिवोर्स में बदलना। और देश का जो आने वाला पॉपुलेशन है, दैट्स द वेरी हॉरिबल पॉइंट, कि आने वाला जो पूरा देश का पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, 1/3 पॉपुलेशन लिविंग इन वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन। जिस घर में वो रहते हैं, उसमें जो पुरुष दिखता है, वो एक्चुअली उनका पिता है नहीं, बायोलॉजिकल पिता नहीं है। डिवोर्स रेट इतना ह्यूज है कि एक अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द होल कमिंग जनरेशन, जहाँ उसके कारण इमोशनली कनेक्ट होना किसी के साथ में उनको मुश्किल लगता है। तो पूरी दुनिया को ऐसे ही देखते हैं जैसे ये एक मार्केट है, इसमें हम अपने सौदेबाजी करने के लिए आए हैं। और क्योंकि उसी तरीके से बड़े हुए हैं, ये एक विचित्र समस्या है। मैं जब इंग्लैंड में था, एक बार वहाँ दंगे हो गए थे, डेविड कैमरून वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, और जब वो हॉलिडेज़ से वापस आए, उस समय उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे बच्चे ये दुकानों को लूट रहे हैं? हम तो कभी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वी आर सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल। तो उस समय उनका जो अ, पार्लियामेंट में स्पीच हुआ प्राइम मिनिस्टर का, क्यों ऐसा है? उसका एक बड़ा कारण उन्होंने बताया। वो ये बताया कि उन्होंने शायद
3 कारण उस समय जिक्र किए थे, उसमें से 2 कारण हैं, हमारी शिक्षा में वैल्यूज़ नहीं है और हमारी ब्रोकन फैमिलीज़, हमारे परिवार टूट रहे हैं। उसके कारण बच्चों को ना परिवार में से कोई संस्कार मिल रहा है और ना एजुकेशन सिस्टम में कोई संस्कार मिल रहा है। ये डेविड कैमरून का ऑन रिकॉर्ड भाषण है इन द पार्लियामेंट इन द इंग्लैंड। तो ब्रोकन फैमिलीज़ एक बड़ी समस्या है। तीसरा एक जो बड़ी समस्या है पूरे यूरोप की और बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद मैं आप लोगों को भी आग्रह करूँगा कि इस विषय पे थोड़ा और रिसर्च करें आप, वो है डिक्लाइनिंग रिलीजन। तो मूल रूप से यूरोप के देश सभी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। अभी अगर आप किसी भी यूरोप के देश की एक गूगल पे जाकर के डेमोग्राफी चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ एथीस्ट ये कंटिन्यूस ग्रोइंग इन ईच कंट्री। एथीस्ट मीन वो लोग जो कहते हैं हमारा किसी रिलीजन नाम की संस्था में विश्वास नहीं है। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम किसी परम शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। पर ये जो रिलीजन नाम का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें कोई विश्वास नहीं, ऐसे लोगों का शब्द है। जो उस ग्रुप को जो शब्द दिया गया है, वो है एथीस्ट। हम उन्हें निरीश्वरवादी नहीं कहेंगे, या नॉट श्योर क्या एकदम से राइट वर्ड है हिंदी में, पर एथीस्ट एक जो ग्रुप है, तो अभी स्थिति ऐसी है एक एक देश के अंदर 25%, 28%, 30%, 35%, 40% पॉपुलेशन ऑफ द होल कंट्री, 40% पॉपुलेशन ऑफ द होल कंट्री गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एथीस्ट। हमारा कोई रिलीजन नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, वी डोंट नीड एनी चर्च, वी डोंट नीड एनी कैथेड्रल, एनी प्रीस्ट, और उसका जो टैक्स देना है वो भी हमको नहीं देना है। तो 40% पॉपुलेशन, 35% पॉपुलेशन, इट्स ह्यूज। और धीमे धीमे क्रिश्चियन, ये सब लोग कौन हैं? वंस अपॉन अ टाइम दे वर क्रिश्चियन, ये सारे लोग क्रिश्चियन थे। तो क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से डिक्लाइनिंग है। मैं केवल इंग्लैंड की जो सेंसस है या उनका जो डेमोग्राफी की उनके जो डेटा हैं वो देख रहा था कि 2021 का सेंसस, 2011, उससे पहले 2001 और उससे पहले 1991 का सेंसस, हर बार हर 10 साल में 11% क्रिश्चियन कम हो रहे हैं इन एवरी 10 years। So 44% Christians got less in the 40 years। हमारे यहाँ 1% भी पॉपुलेशन ऊपर नीचे होता है तो देश में थोड़ा हल्ला सा होता है। कैन यू इमेजिन सिचुएशन ऑफ अ कंट्री कि जहां हर 10 साल में 11% क्रिश्चियंस डिक्लाइनिंग चल रहे हैं। ये स्थिति, हजारों चर्च की बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां कोई जाने वाला नहीं है और वो खाली हैं, लिटरली वो खाली हैं। अगर मैं केवल इंग्लैंड का एग्जांपल दूंगा तो इंग्लैंड में 400 मंदिर हैं अभी, जो वहाँ हिंदू समाज लगभग 1 मिलियन है। अगर हम देखेंगे तो उस 1 मिलियन हिंदू समाज ने इस बीच में 400 मंदिर बनाए हैं। 400 में से 300 मंदिर वो हैं जो चर्च के बिल्डिंग्स पे बने हुए हैं, क्योंकि जमीन खरीद करके मंदिर बनाना ये थोड़ा महंगा मामला रहता है, वहाँ की महंगाई में बहुत महंगा है। तो चर्च की खाली बिल्डिंग्स हैं, उनको खरीदना वो तो रेडीमेड है, हॉल बना हुआ है वहाँ, बस सामने एक वो जो जीसस है उनको निकाल करके सामने कोई भगवान की मूर्ति लगाना और मंदिर तैयार है। तो और यही स्थिति मॉस्क की है, यही गुरुद्वारों की है। लिटरली थाउजेंड्स ऑफ चर्चेज आर एम्प्टी देयर। ये एक बहुत विचित्र समस्या है। इसीलिए जो चर्च है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चर्च है, उनको ये क्लियर है कि अभी वेस्ट में उनका भविष्य नहीं है। पर ये तो नंबर गेम है, बिजनेस है, तो नंबर गेम तो बढ़ाना है, नंबर ऑफ क्रिश्चियंस तो बढ़ाने हैं। इसीलिए पिछले 50 साल से उनका जो मुख्य आग्रह है वो है भारत और अफ्रीका, जहाँ बहुत बड़ा पॉपुलेशन और चीप मटेरियल उनकी भाषा में उनको मिलेगा, सस्ता माल उन्हें मिलता है, बहुत कम पैसे में व्यक्ति एक परिवार क्रिश्चियन बन जाता है। तो भारत एक ह्यूज पॉपुलेशन है, चाइना भी हो सकता था परंतु चाइना उनको एंट्री देता नहीं है। तो भारत और अफ्रीका ये दो बड़े अभी क्रिश्चियनिटी के आग्रह केंद्र हैं, जहाँ मैक्सिमम पैसा आना चाहिए, मैक्सिमम कन्वर्जन होना चाहिए, बिकॉज देयर ओन लैंड दे लूजिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। चौथा बिंदु जो बहुत ही भयावह है वो है चेंजिंग डेमोग्राफी थ्रू इमिग्रेशन। हाँ, ये इस बिंदु को मैं शायद 5 मिनट इस विषय पे लूंगा और उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। गुड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। इन देशों में, वो जर्मनी है, वो फ्रांस है, वो इंग्लैंड है, डेली हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे एंटर इन द कंट्री इलीगली। बोट्स से आना, ये सब समुद्र तटीय
ये इस तरह के देश हैं, बोट्स में बैठ करके 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग एक बड़ी बोट में बैठ करके अचानक उस देश के तट पर आकर के रुकती है वो बोट। ह्यूमन राइट के कड़े नियम होने के कारण आप उनको गोली नहीं मार सकते, उनको रोक नहीं सकते। द मोमेंट दे दे पुट देयर फूट ऑन द लैंड, जैसे ही उन्होंने जमीन पर कदम रखा वहां तट पर आकर के, अब उसके बाद में इंटरनेशनल लॉ ये कहते हैं कि उनको टेक केयर करना उस देश का नियम है। जो जिस तरह के उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स के लॉ डेवलप किए हैं वो ये कहता है, अगर उन्हें ये मालूम है ये लोग कहाँ से आ रहे हैं तो शायद वो उनको वापस भेज सकते हैं, आप अपने देश में वापस जाइए। पर दे ऑल मुस्लिम्स, दे ऑल मैन, मैन नो वुमन, मैन ऑल, और उनके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। आप कहीं से भी मालूम नहीं कर सकते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, न वो बताएंगे। तो अंत में जब तक उनका क्या किया जाए, तो अभी इनका निपटारा होगा, अभी कुछ उनका केस चलेगा, इनकी बात सुनी जाएगी। उसमें से तो अभी उस बात को सुनने में तो 2 4 6 8 महीने लगेगा, साल 2 साल लगेगा कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या करेंगे, पुलिस पूछताछ करेगी, तब तक इनको कहाँ रखा जाए। तब तक वहाँ का जो नियम है वो ये कहता है कि एक ह्यूमन डिग्निटी है, तो उस मनुष्य को जीने के लिए जो न्यूनतम सुविधाएं चाहिए वो तो आपको देना है। अब ये किसी समय में उन देशों ने अपने समाज की दृष्टि से कुछ नियम बनाए थे कि अगर किसी व्यक्ति के पास में जॉब नहीं है तो उसको मकान देना, उसको पैसा देना, उससे, ये सब सरकार का काम है, जिसे वेलफेयर स्टेट ब्रॉड लैंग्वेज में जिसे वेलफेयर स्टेट कहा जाएगा। इन लोगों को तुरंत एक 3 स्टार 4 स्टार होटल में रखना, क्योंकि इतने हजारों लोगों को कहाँ रखेंगे, उन्हें रखना, हर सप्ताह उन्हें उनके लिए आवश्यक खर्च देना, ये सरकार का काम है। कैसे स्वयं द्वारा बनाए गए नियम और उसको मिसयूज करने वाले जो लोग हैं, एंड द होल कंट्री डजंट नो हाउ टू कंट्रोल दैट। इस समय केवल इंग्लैंड का, अगर एक मैं देश का उदाहरण दूंगा, इस समय इंग्लैंड में 40,000 लोग 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स में, जो अवैध लोग हैं, वो इस समय रहते हैं। उनका नित्य का सारा खर्चा गवर्नमेंट करती है। अंततः वो उसी देश में रहने वाले हैं, क्योंकि मालूम नहीं है वो कहाँ से आए हैं। ये एक ह्यूज प्रॉब्लम है। और उसके कारण जो पूरा चेंजिंग डेमोग्राफी है, ये होटल्स कहाँ हैं, कहीं छोटे कस्बों में होटल बना हुआ है, कोई 3 4 स्टार होटल है, उसमें एक साथ 700 800 लोगों को ठहरा दिया है, पूरा गवर्नमेंट ने बुक किया है। अब ये लोग दिन भर तो होटल में नहीं रहेंगे, दिन में बाहर निकलते हैं, उस कस्बे में घूमेंगे, इनका कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। अभी इंग्लैंड की स्थिति ये है, फ्रांस की स्थिति ये है, जर्मनी की स्थिति ये है कि गाँवों के लोग, ये जो कस्बों के मूल निवास, जो वहाँ के जो गोरे लोग हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं, इस होटल को हटाइए यहाँ से, हमको नहीं चाहिए ये लोग यहाँ। क्लैश ऑफ टू सिविलाइजेशंस, यू कैन सी। और अभी स्थिति ऐसी है कि फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ इस्लामिक पॉपुलेशन 10% से ऊपर निकल चुका है। ये 10% वो है जो डेटा बोलता है, मे बी जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो और भी कुछ होगा। द एक्सपर्ट्स ऑफ यूरोप सेज देयर इज नो यू टर्न। इस्लामिक जो पॉलिसी फॉर द यूरोप है वो एकदम क्लियर है फ्रॉम लास्ट 40 years, कि वी डोंट नीड एनी टेररिज्म इन द यूरोप, वी डोंट नीड एनी सुसाइड बॉम्बर्स, कुछ नहीं हमको यहाँ चाहिए, जस्ट ग्रोइंग द नंबर्स एंड द यूरोप विल बी आवर। और experts of Europe, they can't see any hope going further। एक बहुत डार्क भयावह भविष्य की ओर यूरोप बढ़ रहा है। अ, उसे हम दार्शनिक तौर पर शायद अगर हम देखेंगे एक विराट कैनवास पर, तो शायद ये कर्मफल, ऐसा भी इसे कह सकते हैं, कि एक 300 400 साल पहले आप लोगों ने जो कर्म किए, उस देश का जो सामूहिक कर्म है, उसका सामूहिक कर्मफल उस देश को, उस समाज को भुगतना होता है। वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, पर ये एक विशेष स्थिति है जो इस समय पूरे यूरोप की है, कि अपने समाज के लिए जो एक बेहतर व्यवस्थाएं निर्माण की थी, अगर एक दूसरी कल्चर के लोग आकर के उन्हें उसे दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस पूरी सिविलाइजेशन को, देश को ये समझ में नहीं आता है कि हाउ टू स्टॉप दैट। दैट्स अ वेरी, फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये एक बहुत ही विशेष बात है कि आप, नो नीड टू बी फियरफुल, जो आपके मन में आ रहा है आप बोलिए।
और कोई जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। इंग्लैंड में मुस्लिम्स के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनसे बोल सकते हैं एनजेम चौधरी, कभी देखिए एनजेम चौधरी यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी मूल के लॉयर हैं, वेरी शूड, वेरी वेरी कनिंग पर्सन, जेल में से निकले हैं अभी। एक बार बीबीसी ने परेशान होकर के उनको अपने स्टूडियो में बुलाया जस्ट टू अंडरस्टैंड हिज व्यूज। बाद में बीबीसी की आलोचना भी बहुत हुई कि क्यों आप इस तरह के लोगों को लेजिटिमेट करते हैं। तो बीबीसी ने उनको पूछा, ये इंटरव्यू उनका यूट्यूब पर अवेलेबल है। बीबीसी ने पूछा कि व्हाट इज योर विजन, व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू इन दिस कंट्री। एंड ही सो कामली ही सेज, वहाँ उन स्टूडियो में बैठ करके एकदम शांतता से बोलते हैं, सी वी आर मुस्लिम्स एंड वी बिलीव इन शरिया, सो आवर विजन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। इंग्लैंड वन डे, इंग्लैंड विल बी अ मुस्लिम कंट्री। बकिंगम पैलेस हमको जानकारी होगी जहाँ वहाँ का राजा या रानी रहते हैं। बकिंगम पैलेस विल बी अ मॉस्क एंड इवन द क्वीन वांट्स टू कम आउट इन द पब्लिक, शी शुड कम आउट इन द बुर्का। इतना एकदम शांतता से बोलना, और फिर कहते हैं कि दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज द लॉ ऑफ दिस लैंड गिव्स मी। तो अब ये उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज है, मिसयूज है। अनफॉर्चुनेटली ये एक पूरी जो यूरोपियन सभ्यता है उसको टैकल करने में अभी स्ट्रगल कर रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट डेज गोइंग फॉरवर्ड। हम तेजी से कुछ आगे बढ़ेंगे। तीसरा एक बड़ा क्लस्टर है अफ्रीका। अ, शायद पिछले 300 साल में, 400 साल में दुनिया का मोस्ट एक्सप्लॉइटेड एरिया अगर किसी को हम कह सकते हैं तो वो शायद अफ्रीका है। जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, बहुत इनोसेंट पीपल, शायद ये जो सिविलाइजेशन का या मानव सभ्यता का जो डेवलपमेंट या होना चाहिए वो बहुत स्लो है अभी भी। तो अंग्रेज हमारे यहाँ आए, 200 साल प्रयास किया, पर हार्डली 2% लोग भी क्रिश्चियन नहीं बने। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज जो केन्या, युगांडा, इन सब कंट्रीज का इतिहास पढ़ेंगे, 100 साल में पूरे देश को कन्वर्ट किया, 100 साल में। क्योंकि राज करने के साथ में मिशनरीज आई, क्योंकि रूट्स नहीं थी, स्वयं का अपना कोई बहुत फिलोसॉफिकल बेस नहीं था, उसके कारण बहुत तेजी से कन्वर्ट हुए। तो पूरे अफ्रीकन लोगों को देखेंगे तो अभी वो आधे ट्राइबल हैं, आधे क्रिश्चियन हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। शादी होंगे तो दिन में चर्च में करेंगे, रात को जाकर के अपने गांव में ट्राइबल पद्धति से करेंगे, क्योंकि दिमाग में बैठाया गया है कि ट्राइबल पद्धति से कुछ भी करना ये बैकवर्डनेस है, पर उसको छोड़ भी नहीं सकते। अभी भी कबीलाई संस्कृति है, पर एंडलेस मिनरल्स हैं ज़मीन के नीचे, ये भी मालूम नहीं है कि इस पूरी धन संपदा का उपयोग कैसे करना है। अभी भी वो एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। पिछले 15 से 20 साल से चाइना का मैक्सिमम जो फोकस है वो अफ्रीका के ऊपर है। अफ्रीका के सारे देशों में जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, और एग्जैक्टली वही पॉलिसीज़ जो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ थी, उसी पॉलिसीज़ से अफ्रीकी देशों को धीमे-धीमे इकोनॉमिकली अपने ऊपर निर्भर कर लेना, और बाद में उनके संसाधनों को, उनके पोर्ट्स, उनके एयरपोर्ट्स, उनको अपने अधिकार में लेना। क्योंकि अगर आप हमारा कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो आपका पोर्ट ये हमारे पास में रहेगा, ये एयरपोर्ट हमारे पास रहेगा। ये बिल्कुल अभी 10-15 साल से चाइना की पॉलिसी जो अफ्रीका के बारे में है, और उसके कारण एंटी चाइना प्रदर्शन अफ्रीका में होने शुरू हुए हैं। ये अभी की एक अफ्रीका की स्थिति है। बट एक्सपर्ट सेज देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द अफ्रीका इन द फ्यूचर। शायद हो सकता है कि 100 वर्ष बाद में अफ्रीका एक, क्योंकि आप किसी दुनिया के एक हिस्से को, मनुष्यता के एक हिस्से को लंबे समय तक दबा करके नहीं रह सकते, वो बाहर निकलेगा और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बिल्कुल ऐसा ही स्टोरी साउथ अमेरिका का है, जहाँ अर्जेंटीना, पेरू, ब्राज़ील बड़े देश हैं, और आने वाले समय में साउथ अमेरिका उभर करके आएगा। इसी तरीके से लगभग ये जो चौथा बड़ा क्लस्टर है साउथ अमेरिका, उसके बारे में भी ऐसी ही धारणा है। पाँचवें क्लस्टर, क्योंकि हम ये सारी जो चर्चा कर रहे हैं ये बुद्धि विलास के लिए नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम द एंगल ऑफ भारत के एंगल से इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाँचवा एक बड़ा क्लस्टर है, वो है जो अरब के देश हैं, गल्फ कंट्रीज जिन्हें बोल सकते हैं। बहुत अलग तरह का व्यवहार है। ये दुनिया भर के मुस्लिम में ये मुस्लिम ऐसा है जो व्यापारी मुस्लिम है। तो उसे मालूम है कि पैसा ही अल्लाह के बाद में अगर दूसरे काम की चीज़ है तो वो पैसा है। इसलिए उसका व्यवहार बहुत अलग तरह का है। पूरे दुबई से, बहरीन से लेकर के इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, अगर वहाँ तक भी आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पाकिस्तानी मुस्लिम पर हज़ार बंदिश है, भारतीय हिंदू पर नहीं है। अ,
आते समय, वीज़ा लेते समय, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो पाकिस्तान का अनपढ़ मुस्लिम आ रहा है, यही कल को उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस्लाम के नाम पर। और ये जो भारत का हिंदू आ रहा है, ये उस देश में कंट्रीब्यूट करता है, मेहनत करता है, ईमानदार है। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द बिहेवियर ऑफ दिस बिज़नेस पीपल मुस्लिम्स। केवल 2 देश ऐसे हैं यहाँ कि जो टर्की और कतर, जिन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम जगत का नेता बनने की होड़ लगी है और एक्सट्रीमिज़्म केवल इन 2 देशों में ज़्यादा दिखता है। अन्यथा ये जो व्यापारी मुस्लिम हैं, इसलिए हमको ध्यान में आया होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो खुद एक बड़े चतुर बिज़नेसमैन हैं, इन सब देशों के साथ में उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको व्यापार की भाषा समझ में आती है। ये जो खाड़ी के देश हैं, ये एक 5वां ऐसा क्लस्टर है। छठा एक क्लस्टर बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी दृष्टि से, जिसमें मैं 2 देशों को रखूँगा, रशिया और चाइना। मुख्य रूप से चीन। तो चीन के इतिहास को हम चाइना के इतिहास को कभी भी देखेंगे, तो ये पिछला 100 साल का जो कम्युनिज़्म का दौर है, अगर उसे निकाल दें, तो पिछले 2000 साल से भारत और चाइना के रिलेशन कभी खराब नहीं रहे। वही पूरा बुद्ध को मानने वाला देश, कन्फ्यूशियस को मानने वाला देश, एक जैसे विचार, ऐसी एक जैसी संस्कृति, केवल दिखने में अलग लगते हैं, एक जैसे पॉपुलेशन, केवल वातावरण और ठंड और गर्म का थोड़ा अंतर है हिमालय के उस पार होने के कारण। अ अ, केवल ये 100 साल का जो दौर है कम्युनिज़्म का, व्हिच इज़ अननेचुरल, व्हिच इज़ आर्टिफिशियल। और जिस तरीके से रशिया की कहानी हमने देखी है कि एक ज़माने में रशिया बाय फ़ोर्स उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ जो अलग-अलग राष्ट्र थे, उनको बाय फ़ोर्स उन्होंने एक किया हुआ था। और जैसे ही वो जो सेंट्रल फ़ोर्स था, वो 1991-92 के अंदर ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका की हवा जब चली वहाँ, और देखते-देखते वो रशिया 17 देशों में बँट गया। पीपल से एग्जैक्टली सेम विद द चाइना कि ये जो अभी जो कम्युनिज्म का सेंट्रल फोर्स है, ये बहुत अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है और ये लंबे समय नहीं चलेगा। जिस दिन ये फोर्स कमजोर हुआ, उस दिन चाइना के एक के कितने हिस्से बनेंगे, और ये ऊपर का जो कम्युनिज्म का लबादा है, अगर वो निकलता है भविष्य में, तो भारत और चीन के हमेशा से जो पिछले 2000 वर्ष के जो संबंध हैं, वो अगर आगे भविष्य में बढ़ते हैं, तो ये बहुत एक अलग तरह का विश्व पावर। अभी-अभी जब ट्रंप के एक बहुत विचित्र व्यवहार के कारण जिस तरीके से रशिया, चाइना और भारत मिले हैं, अभी भी उसमें सबके अपने-अपने एंगल्स हैं और अपने-अपने स्वार्थ हैं, जो आज की दुनिया में हमको समझ में आ सकता है। हाउएवर शायद नियति उनको एक दिशा में ला रही है या डोंट नो, पर अ, इस ये जो क्लस्टर है, ये हमेशा से हमारा रहा है। ये कभी हमारे दुश्मन नहीं रहे हैं। आज जो एक विचित्र व्यवहार है, वो बहुत आर्टिफ़िशियल है, वो लंबा चलने वाला नहीं है, और हो सकता है भविष्य में एक बहुत अलग तरह की शक्ति ये देश मिल कर के बने। इट माइट पॉसिबल। एक जो बड़ा क्लस्टर है और बहुत अगेन आई वुड से बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है ईस्ट के देश। अ, कभी-कभी भारत में अ, विदेशी हम क्या विदेशों से सीख सकते हैं, या विदेश उसके बारे में बात करते समय केवल वेस्ट की ओर ही देखने की आदत है। अमेरिका, इंग्लैंड, इसी को ही ऐसा फॉरेन कंट्रीज़ माना जाता है। जबकि अपने कई संघ के अधिकारियों का भी बड़ा एक सुनिश्चित मत है कि जिस तरीके का डेवलपमेंट कोरिया, जापान, सिंगापुर इन देशों ने किया है, कि उन्होंने जितने तरह का फाइनेंशियल या भौतिकवादी विकास हो सकता था वो भी किया, कितनों किंतु अपनी जो संस्कृति की सुगंध थी, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये भारत के लिए ज़्यादा अ अगर फॉलो करना है, कुछ सीखना है, तो दे आर फार फार बेटर देन द वेस्ट। तो इस अभी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी जो पॉलिसी है पिछले 6 साल से, आप लोगों ने सुना होगा लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखिए, उनको मित्र बनाइए, वो स्वाभाविक मित्र हैं, और उनसे अगर कुछ सीखना भी है तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है डेवलपमेंट के बारे में भी, कि डेवलपमेंट करते हुए भी कैसे अपनी संस्कृति का ह्रास नहीं होने देना। जो वेस्ट असफल हुआ है, और इन देशों ने सफल तो इवन ये जो थोड़े से जो गरीब देश बोल सकते हैं, भारत की दृष्टि से तो नहीं, पर इनके मुकाबले, कोरिया, जापान के मुकाबले, थाईलैंड है, कंबोडिया है, इन देशों ने भी जिस ढंग से अपनी संस्कृति को बचा करके रखा है और अपना डेवलपमेंट भी किया है, दैट इज़ रिमार्केबल। और शायद
और वो नेचुरल फ्रेंड हैं जिनसे हमारी कभी दुश्मनी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह का ये क्लस्टर है जो एक बड़ा लुक ईस्ट वाला, और पूर्व के देश, जिसे साउथ ईस्ट भी एशिया भी नहीं कहना चाहिए, पूर्व के देश जिन्हें कहना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, जो कि एक लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन द ग्लोब अभी जो इंडोनेशिया है, उस क्योंकि संस्कृति इतनी गहरी है कि मुस्लिम रिलीजन होने के बाद में भी कई बार आप लोगों ने ऐसी बातें सुनी होगी कि वहाँ का जो मूल व्यवहार है वो कितना एक डीपर, जो प्राचीन वहाँ की हिंदू संस्कृति या उसके भीतर रचा बसा हुआ है। एक एक क्लस्टर बहुत, जिसकी बहुत छोटा सा है, पर एक 2 मिनट उसको टच करेंगे। वो है जो भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो दुनिया में उसका बहुत महत्व नहीं है, पर भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगर एक कलेक्टिव नाम देंगे तो गिरमिटिया कंट्रीज। तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, ब्रिटिशर्स थे, उनकी कॉलोनीज दुनिया भर में थी, और शुगर उस समय एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। शुगर वॉज द गोल्ड, द वाइट गोल्ड उसे बोला करता था। और ये कुछ देश ऐसे हैं जिसमें वेस्ट इंडीज का ट्रिनिडाड टोबैगो, गयाना, सूरीनाम, अफ्रीका के नीचे वाला एक देश है मॉरिशस, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के पास में एक देश है फिजी। और यहाँ सब विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लाखों की संख्या में वहां ले जा करके शुगर केन की खेती के लिए ले जाया गया। उस समय ये खाली जमीन के टुकड़े थे, परंतु शुगर केन बहुत होता था, और उसमें से ब्रिटिशर्स को बहुत फाइनेंशियल इनकम होती थी। ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को ले जा करके वहाँ बसाया गया। तो जैसे मैं अगर वेस्ट इंडीज़ में गया और मैंने उनको पूछा कि जो मैं इंग्लैंड में या जर्मनी में लोगों को, अपने अपने भारतीयों को पूछूंगा कि हाउ इज योर रिलेशन विद द होस्ट कम्युनिटी, आप क्या उनके साथ में कैसे रिलेशन है, अगर वेस्ट इंडीज़ में या फिजी में या मॉरिशस में आप पूछेंगे कि हाउ इज योर रिलेशन विद द होस्ट कम्युनिटी, तो वो बोलेंगे कि वी आर द होस्ट कम्युनिटी, यहाँ और कोई नहीं, हम ही ने आकर के इस देश को बसाया है। इसीलिए लगभग लगभग 10 जनरेशन वहाँ भारतीयों को हो गया है, लंबा समय हो गया। और अधिकांश देशों में भारतीय मूल के लोग, हिंदू समाज के लोग, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहज रूप से बने हैं, क्योंकि वो देश उनके हैं। और इनको बहुत अंडरमाइन है, और शायद ग्लोबल कैनवास पर उनका बहुत अधिक महत्व नहीं होगा, पर भारत की दृष्टि से उनका महत्व बहुत है। चाहे वो मॉरिशस में अनिरुद्ध जगन्नाथ और उनके बाद आने वाले सभी राष्ट्रपति हों, या अभी जो त्रिनिदाद टोबैगो की जो राष्ट्रपति है कमला प्रसाद। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मालूम है कि कमला प्रसाद जब शायद 11-12 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, अभी वो दूसरी बार बनी है। तो उस समय जब वो पहली बार भारत की यात्रा पर आई प्रधानमंत्री बनने के बाद में, जीवन में पहली बार, उसको बस इतना मालूम था कि 200 साल पहले मेरे पुरखे बिहार के किसी इस गांव से आए थे, उसके अलावा कुछ मालूम नहीं। और उसकी इच्छा थी कि मैं अपनी जन्मभूमि का दर्शन करूं। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में पहली यात्रा उनकी भारत की थी, और भारत में फिर वो बिहार में उस गांव को देखने के लिए गई। और उस गांव के उस समय लगभग एक 50,000 लोग अपनी उस बेटी को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जो आज एक देश की प्रधानमंत्री बन गई है। एंड उस समय बीबीसी के साथ में उनका एक इंटरव्यू था, वो मुझे अभी भी याद है, जब बीबीसी ने उनको एक शैतान सा सवाल पूछा कि डोंट यू फील conflict between your own country and India, because you are Prime Minister of Trinidad and Tobago, and all the time you feel so passionate and so enthusiasm about India. तो आपको ये अपने देश में, इंडिया में, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है क्या? और उनका एक सेंटेंस का इतना सुंदर आंसर था कमला प्रसाद का, जब उन्होंने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मीडिया को, बीबीसी को बोला था कि आई नेवर फील अ कॉन्फ्लिक्ट, ट्रिनिडाड इज माई मदर एंड इंडिया इज माई ग्रैंड मदर। वो मेरे को तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगेगा। ये ऐसे देश हैं जो भारत की दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। और एक आखिरी जो क्लस्टर है वो है नेबरिंग कंट्रीज। दुनिया की पॉलिटिक्स कहती है कि किसी भी देश ने अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में अच्छे रिलेशन बना करके रखने चाहिए। आप दुनिया बदल सकते हैं, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, पर साथ ही दुनिया की पॉलिटिक्स ये भी कहती है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सब, हर देश है, सबके अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, और विश्व की जो बड़ी ताकतें हैं वो उन देशों को अलग अलग ढंग से प्रभावित करती है। आज तो बहुत विशेष स्थिति में हैं हमको सबको मालूम है, कल की नेपाल की घटनाओं के बाद में तो और भी अच्छे से मालूम है
कि पर्टिकुलरली अमेरिका और ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं और इनकी जो डीप स्टेट्स है, जो इनकी लगातार एक कोशिश है कि भारत ये दुनिया की एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और कैसे इसको डी-एस्टेब्लिश किया जाए। उसमें सीआईए शामिल है, उसमें एमआई-5 शामिल है, एमआई-6 शामिल है और जो बड़ी पावर्स है उस पूरे गेम में शामिल होंगी। ये शायद ऑन रिकॉर्ड तो हम नहीं बोल पाएँगे बट वी ऑल नो दिस वेरी वेल कि भारत को डी-एस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं है क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं लोक के अंदर भी। तो और ये हमारा मूल स्वभाव है इस देश का। तो इस देश को डी-एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो इसके आस-पास के सभी जो देश हैं, उनको पहले डिसमेंटल करना, उनके सिस्टम्स को। तो एक-एक करके बांग्लादेश पहले हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, पाकिस्तान वैसा ही है, अफ़गानिस्तान हुआ और अभी नेपाल हुआ है। केवल एक भूटान के अलावा लगभग सब देशों को और एक ही फ़ॉर्मूला है, बिल्कुल एक जैसा फ़ॉर्मूला है कि लोकल असंतोष को हवा दे करके हम तो वी आर जस्ट हेल्पिंग द पीपल बस ऐसा करके आश्चर्य लगता है आज की दुनिया के अंदर बांग्लादेश में अगर आज भी पूछो 1 साल होने के बाद भी लास्ट अगस्त में वहाँ का जो वहाँ का टर्मोइल था, आज भी अगर उनको पूछेंगे कि बांग्लादेश कौन चला रहा है, तो न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है। जो मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, उनकी पोस्ट क्या है? सलाहकार। किसके सलाहकार हैं? मालूम नहीं। ये स्थितियाँ आज के ये जो सो कॉल्ड ओपन वर्ल्ड, फेयर वर्ल्ड, ये जो एक बड़े सुंदर दिखने वाले शब्द हैं, ये स्थितियाँ हैं। नेपाल की कल की जो स्थिति बनी है, जो 2 युवा नेता उसमें उभर कर के आए हैं सबसे अधिक, जिन्होंने इस पूरे उसको हवा दी है। उसमें से एक काठमांडू का मेयर है, वो एक रैप सॉन्ग गाने वाला व्यक्ति है और उसके पिछले 4 साल से लगातार अमेरिकन कॉन्सुलेट्स के साथ में और अमेरिकन अधिकारियों के साथ में जो उसके रिलेशंस हैं और उसके एंटी भारत स्टेटमेंट है, वो जग जाहिर है। दूसरा हामी नेपाल करके जो एक संगठन है, छात्र संगठन है, उसके जो नेता हैं और उन्होंने जो एनजीओ बनाया है, ये जो हामी नेपाल है, उस एनजीओ को पिछले 5 साल में, 10 साल में वो एनजीओ 2020 में बना है, 5 साल में बना है और उस 5 साल में किन-किन कंपनीज़ ने उसको फंडिंग किया है, ये जो करोड़ों रुपए उस एनजीओ के पास में आया है, उसका मैक्सिमम फंडिंग है कोका कोला का। तो ये चीज़ें तो छुपने वाली नहीं हैं। ठीक है कोई उसको प्रमाणित नहीं कर पाएगा पर दुनिया को समझ में आता है। तो हमारे ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, ये अपने आप में एक बहुत महत्व का पक्ष है। ऐसे ये मैंने जल्दी में, जल्दबाज़ी से जो भी संभव था एक 9 डिफरेंट क्लस्टर्स और उनके एक अलग तरह का जो व्यवहार है और उसमें भारत ने कैसे अपने आप को स्थापित करना चाहिए। भारत की अगर मैं बात कहूँगा और विदेशी नज़र से अगर भारत को देखूँगा, तो अगर मैं 4 यूरोपियन को कहीं भी बात करूँगा या अमेरिका में बात करूँगा, तो सेंसिबल जो थिंकर्स हैं, जो जो लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि द होल वर्ल्ड गोइंग थ्रू अ लीडरशिप क्राइसिस, पार्टिकुलरली द वेस्ट। अमेरिका के पास में, यूरोप के पास में लंबे समय से कोई लीडर नहीं है। ठीक है, जो लोग जीते हैं उसमें से किसी को एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाना वो तो आसान है, परंतु लीडर होना, लीडर मीन जिसको कोई 50 साल का विज़न है, जो कुछ एक पॉलिसीज़ के साथ में अपने देश में काम कर रहे हैं, विश्व के लिए उनकी कोई दृष्टि है, ऐसे लोग तो नहीं हैं। और पश्चिम के लोगों को ऐसा लगता है कि इस समय दुनिया में अगर लीडरशिप है, तो वो 3 देशों के पास में है रशिया, चाइना और भारत। ये 3 देश ऐसे हैं कि जहाँ के जो लीडर्स हैं, जिनको देख कर के लगता है कभी-कभी भारत में इज़राइल के नेतन्याहू या उनको भी ऐसा माना जाता है, थोड़ा ओवर हाइप बनाया जाता है, पर उस तरह वेस्ट में उनका इमेज नहीं है। क्योंकि अगेन ही इज़ लाइक अ पपेट जिस दिन अमेरिका अपना हाथ हटा लेगा, इज़राइल का क्या होगा मालूम नहीं है, बहुत दूर का मामला है। पर ये 3 देशों के बारे में और भारत के बारे में तो एक धारणा है ही कि जिस तेज़ी से और मजबूती से भारत आ रहा है, यू कांट इग्नोर इंडिया एनीमोर। या तो आपको उसके पक्ष में आना पड़ेगा या उसके विरोध में आना पड़ेगा, पर अभी आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह की अभी गवर्नमेंट है, वो बहुत होप देती है। अ, आने वाले समय में समस्याएँ तो आने ही वाली हैं। एक अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो वो समस्या रहित होगा आज की दुनिया में, ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक गवर्नमेंट अपने लेवल पे जितना कर सकती है, उतना बहुत बेहतर कर रही है। पर्टिकुलरली विदेश नीति के बारे में एमईए मिनिस्टर ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका और प्रधानमंत्री का जो एक वैश्विक चिंतन है, वो बहुत सुंदर है। डेफ़िनिटली वेरी डिफरेंट
एक अच्छा है। यहाँ के जनने मजबूत होकर के ये जो स्थितियाँ नेबरिंग कंट्रीज़ में हो रही हैं, और भारत में भी बहुत लोगों को बड़ा उत्साह आ गया है कि भारत में ऐसा कब होगा। कल रात से मैं सोशल मीडिया देख रहा था कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं या एकदम जो जो एनार्किस्ट लोग हैं, कितना प्रसन्न हो रहे हैं। राणा अय्यूब ने कल रात को एक ट्वीट किया, भारत में ये कब होगा? और बाद में समझ में आया कि गलती हो गई, तो उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट किया। इन सब स्थितियों में आपकी और हमारी कितनी अधिक ज़िम्मेवारी है, हमको स्वयं को समझ में आता है। सॉरी, मैंने 5-7 मिनट ज़्यादा लिए। मैं यहाँ स्वयं को एक विराम देता हूँ। नमस्ते। जी, अभी 10 मिनट है हमारी जिज्ञासा प्रश्न के लिए, हम अपनी बात रख सकते हैं। जी, रामचंद्र जी। प्रणाम चंद्रकांत जी। 2 दिन से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ कि इतना अच्छा वैश्विक ज्ञान हमारे तक इस आत्मीयता से पहुँचेगा। तो पहुँचेगा और पहुँच भी गया है, और सोच में पड़ रहा हूँ कि इतना अच्छा भारत है, जो हमेशा हम कहते हैं कि भारत में जन्म लेना एक पुण्य कर्म है, तो हमें वो पुण्य कर्म से जन्म मिला है। और ताई हमेशा कहते हैं कि हमें विश्वगुरु लोग कहे, इतना हमारा प्रभाव होना चाहिए। तो आपकी बात सुनकर तो ये पक्का ज्ञात हुआ कि हम विश्वगुरु बनने लायक है, और बनना ही होगा। मेरा प्रश्न ये है कि मन शांति की तरफ कितने लोगों को ऐसी आवश्यकता लगती है कि मन शांति बहुत श्रेष्ठ है? जी। मन शांति आपने बोला क्या? हाँ, हाँ। अच्छा, मन शांति। तो शायद विश्व की दृष्टि से मैं कहूँगा तो जब पेट भर जाता है तो आत्मा की सुध आती है। तो विशेषकर यूरोप, अमेरिका, संपन्न देशों में भारतीय आध्यात्मिकता के लिए खूब भूख है, खूब भूख है। और ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी 40% एथीस्ट हैं, जो रिलीजन से परेशान हो चुके हैं। समहाउ उनको नए रिचुअल्स नहीं चाहिए, उनको अभी नए पूजा पाठ के तरीके नहीं चाहिए, उनको चाहिए वो आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे पास में अपार है। इसीलिए आप देखेंगे कि श्री श्री रविशंकर जब जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, और सामने 50,000 लोग बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज 100 से अधिक देशों में भी उनका काम है। अम्मा अमृतानंदमयी, जो केरल की अम्मा है, जिनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, मैं वो हर साल लंदन आती थी और मैं देखता था कि उनके सामने हजारों लोग बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, और उन हजारों लोगों में भारतीय 50 भी नहीं होंगे, सब गोरे हैं। तो जिस अम्मा को कम्युनिकेशन भी मुश्किल है, वो कौन सी चीज़ है जो इनको बांध के रख रही है? देयर इज अ ह्यूज स्कोप। एक अनफॉर्चुनेट चीज़ उसमें है कि यूरोप के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, जब हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स जो नौकरी करने जाते हैं वहाँ, वो भी हजारों और लाखों की संख्या में हैं। शुरू शुरू में उनको लगता था कि ये सब भारत से आ रहे हैं, तो भारत से आने वाले हर व्यक्ति को गीता मालूम होगा, ध्यान मालूम होगा, योग मालूम होगा। समहाउ ये जो क्राउड हमारा जाता है, 99% ऑफ देम, दे हैव नो क्लू भारतीय संस्कृति के बारे में। टिपिकल इंग्लिश मीडियम सब सिस्टम में से पढ़ करके बड़े होकर के नौकरी करने के लिए जाने वाले लोग, उनको देख करके यूरोपियंस को, जिनको भारतीय संस्कृति में रुचि है, इतना आश्चर्य होता है कि ये लोग वास्तव में भारत से आ रहे हैं। उनको न संस्कृत की जानकारी है, न भगवत गीता के बारे में, वाल्मीकि रामायण, कोई क्लू नहीं है। तो ये एक थोड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति है, बट ह्यूज स्कोप। विश्व, विशेषकर ये जो पश्चिम की दुनिया है, पूर्व की दुनिया, ऑलरेडी बुद्धिज्म उनके पास में है, तो शायद उनको उतना नीड, वो ऑलरेडी वो जो कुछ हम देना चाहते हैं उनके पास में है, पर पश्चिम में तो बहुत स्कोप है। डिपेंड करता है हम बिना उनको रिचुअल्स में फंसाए हुए कैसे ये जो शाश्वत ज्ञान है ये उन तक पहुंचा सकते हैं। ऑलरेडी अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन एंड इट विल इंक्रीज डेफिनेटली। जी। जी, केसरी जी, बाद में शार्दुल जी। जी, नमस्कार भाई साहब। वैसे मेरा प्रश्न तो कुछ आपने उत्तर तक किया ही है कि मेरा वैसे प्रश्न ये था कि आपने जितनी बात बताई विश्व स्थिति को लेकर, और कुछ क्लस्टर भी बताए 6-7 आपने,
पूरे विश्व में भारत को लेकर जो अभी पिछले कुछ सालों से परिवर्तन भी हो रहा है वो भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा, कुटुंब, समाज और व्यापार, इनको लेकर आपने शुरुआत से ही बात की थी कि मैं जो देखा है वही बताऊंगा। तो धरातल पे वहाँ के लोगों के, वहाँ के नागरिकों, सरकार और एजेंसी को छोड़ दें यदि, तो वहाँ के नागरिकों में, वहाँ के लोगों में भारत के इन 4-5 आयामों को लेकर वो क्या सोचते हैं, थोड़ा मैं जानना चाह रहा था। व्यापार, समाज, कुटुंब और शिक्षा। अध्यात्म आपने इसमें बताया ही है अभी, तो इन सब बातों को लेकर वो क्या सोचते हैं, किस दृष्टि से भारत की तरफ देखते हैं, उनको क्या हमसे होप है, क्या हमसे चाहते हैं वो? तो व्यापार तो हम में से अधिकांश को मालूम है, तो बहुत ज़्यादा मैं टच नहीं करूंगा कि भारत इज ए ग्रोइंग पावर, पर ग्रोइंग पावर भी आज, क्योंकि भारत इज अ बिग मार्केट, सो यू कांट इग्नोर। अभी भी ये कोई बहुत सम्मानजनक स्थिति तो नहीं है कि हम अपने आप को एक मार्केट के रूप में प्रस्तुत करें, पर फिर भी बिजनेस की लैंग्वेज में वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो बिजनेस में भारत का एक बड़ा से है और वो बढ़ेगा आने वाले समय में। R&D मोर नीडेड, जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा कि हम क्या बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो यूरोप के देश हैं वो क्या बना रहे हैं। वो कोई ये जो कंज्यूमर मार्केट में जाने वाली चीज़ नहीं बनाएंगे, वो तो चाइना बनाएगा, वो बांग्लादेश बनाएगा, वो वियतनाम बनाएगा। वो क्या बनाएंगे? वो हथियार बनाएंगे। वो 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 चीज़ बनाएंगे जो बहुत छोटी मात्रा में बनती है पर बहुत महंगी बिकती है। तो और उसके द्वारा उनकी इकोनॉमी चलती है। तो अभी हमारा R&D बहुत डेवलप होना उस दृष्टि से और भी बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा और समाज में मैं कहूँगा कि अलग-अलग देशों का पिछले 1000-2000 साल में मानस का डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से हुआ है और उसमें रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है। जब उस देश का मानस विकसित होता है, उस पर इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन इज़ ह्यूज। आज भी दुनिया का जो सेंसस बताता है कि दुनिया का 80% पॉपुलेशन किसी रिलीजन को फॉलो करता है। कभी-कभी हम जिस दृष्टि से धर्म को विचार करते हैं, हमें लगता है पूरी दुनिया वैसी वैसी होगी, वैसी नहीं है। बहुत ही फ़नी थॉट्स में डेवलप हुई दुनिया है। यूरोप और पश्चिम का पूरा विकास क्रिश्चियनिटी के बैकग्राउंड में होने के कारण वहाँ का समाज भी वैसा है, वहाँ की मान्यताएँ भी वैसी हैं। तो उनको समय लगेगा वहाँ तक आने में। कुछ देश प्रगति कर रहे हैं, जैसे आप लोगों में ने अगर फ़िनलैंड में जो प्रयोग हुए हैं शिक्षा पद्धति को लेकर के, कि और अभी एक दुनिया में एक थोड़ा-सा सेंसेशन बना है कि फ़िनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उन्होंने प्रयोग किए हैं। अब फ़िनलैंड ह्यूज कंट्री है, रिच कंट्री है, नोकिया वहाँ का है, इसके कारण हमारे बहुत लोग वहाँ नौकरी करने जाते थे। तो मैं जब फ़िनलैंड के प्रवास पे जाता था, मैंने पूछा उनको कि क्या ऐसा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में प्रयोग हो रहा है? तो एक स्कूल में लेकर के गए, मैं एक स्कूल में गया, वहाँ के टीचर्स को पूछा कि क्या आप प्रयोग कर रहे हैं? तो उनके लेटेस्ट प्रयोग क्या हैं? उनका कहना है कि ये जो ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति जो वेस्ट में चल रही है, जिसमें अभी मैथ्स का अभी पीरियड आएगा, अभी सोशल स्टडीज़ का पीरियड आएगा, अभी न्यूट्रिशन पढ़ने का पीरियड आएगा। ये तरीका ही बहुत बेकार है। ऐसा सेग्रीगेशन करना, ये विद्यार्थियों के साथ में ये ठीक नहीं है। तो एक नई पद्धति लाए हैं। तो मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ कि जिस दिन मैं गया था, मैंने पूछा, "आज क्या कर रहे हो आप?" तो उन्होंने एक क्लास मुझे बताई, क्लास 6 या क्लास 7 थी वो बच्चों की। तो उन्होंने बताया, "आज का हमारा थीम है रेस्टोरेंट।" रेस्टोरेंट। तो दिन भर उस क्लास में एक ही चर्चा चलेगी कि रेस्टोरेंट कैसे जाना? तो रेस्टोरेंट जाना, हाउ टू चूज़ द रेस्टोरेंट। उस समय वो बच्चों को बताएँगे गूगल कैसे करना और उसकी जो मार्किंग है या वो कैसे देखना। बाद में अगर आप रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, वहाँ के एटिकेट्स क्या हैं? तो उस समय समाज, शिष्टाचार, फ़ॉर्क कैसे पकड़ना, नाइफ़ कैसे जो भी उस समाज के अपने तरीके होंगे, बैठना कैसे, बेरे को आवाज़ कैसे लगाना, स सम्मानपूर्ण ढंग से कैसे बोलना। फिर अगला पीरियड आएगा तो उसमें मेनू पढ़ना। तो मेनू पढ़ते समय दिमाग में क्या ध्यान में रखना, न्यूट्रिशन वैल्यू किसमें ज़्यादा है, तो मेनू। बाद में आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करते समय मैथमेटिक्स आ रही है। तो दिन भर बच्चे एक रेस्टोरेंट में की जर्नी कर रहे हैं और वो जर्नी करते-करते सभी विषयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अ अ, समहाउ हमारी जो गुरुकुल पद्धति या जहाँ अ, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना, अंत में घूम कर के वहीं आ रहे हैं। हम नहीं कहेंगे कि शायद उन्होंने हमारा अध्ययन करके, पर जो भी दुनिया के किसी भी हिस्से में ईमानदारी से अध्ययन करेगा, वो अंत में वहीं आएगा। हमारी जो प्राचीन पद्धतियाँ हैं, जहाँ पेड़ पढ़ाना है तो पेड़ के पास में बैठ के पढ़ाइए, उसको
रूखी पुस्तक में पेड़ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है बच्चे को। तो दुनिया तो घूम करके उसी स्थान पर आने वाली है। समाज रचना और विशेषकर ये जो मैं आखिरी बात कहूँगा, कुटुंब, ये बहुत हमारा प्लस पॉइंट है। हमारी कुटुंब व्यवस्था ये हमारा बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दुनिया को देने के लिए, कि आश्चर्य होता है वेस्टर्न लोगों को कि आपके यहाँ 3 पीढ़ी के लोग एक छत के नीचे रहते हैं, कि दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे, ये एक छत के नीचे रहते हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है उनके लिए। और हमको लगता है ये तो सहज है, यहाँ तो 4 या 5 पीढ़ी मिल जाएगी कहीं। ये हमारी बहुत बड़ी व्यवस्था है, हम उसको जितना सँभाल के रखेंगे उतना दुनिया को ज़्यादा दे पाएँगे। जी, शार्दुल जी आप संक्षिप्त में रखिए, समय तो हो गया है। जी। जी, वही क्या अनुमति है मुझे प्रश्न पूछने की? समय तो हाँ, हो हाँ, चुका है। उसके उसके वजह से जो मूल स्वभाव है, चिति है, अनेक राष्ट्र खो चुके हैं, ये तो हमें ज्ञात हो चुका है। परंतु आपके अनुभव में जो आपने विभिन्न देशों में रहे हैं, तो उसमें जो उस देश की मूल सभ्यता क्या हुई होगी, उसके बारे में आपका कुछ अनुभव या आपका कुछ आकलन होगा तो कृपया साझा कीजिए। एक नाम बताता हूँ, आप लोग भी बाद में उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, गूगल भी कीजिए। ICCS, ये संघ द्वारा बनाया हुआ पिछले 20 वर्ष से चलने वाला एक संगठन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़। तो ये जो आपका विषय है, ये तो बहुत पहले से सब लोगों के मन में आता था कि 2000 साल पुराना अगर क्रिश्चियनिटी है, जीसस और पूरा क्रिश्चियनिटी, तो उसके पहले ये देश क्या थे? इनकी संस्कृति क्या थी, इनके रीति-रिवाज क्या थे, इनके कोई ईश्वर के स्वरूप थे क्या, इनकी कोई पूजा पद्धति थी क्या? तो वो रिसर्च बताता है कि सब देशों में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के पहले लगभग पूरे विश्व में प्रकृति पूजक लोग लगभग सर्वत्र थे। उनके लिए जो क्रिश्चियनिटी ने एक डेरोगेटरी वर्ड बनाया है, पैगन्स। ठीक है, आज पैगन्स के नाम से उनको जानते भी हैं, पर वो थोड़ा-सा डेरोगेटरी वर्ड है। ड्रूइड्स है, बार्ड्स हैं, पैगन्स हैं, इस तरह की कुछ जातियाँ हैं। और ये जो अपना संघ के द्वारा बनाया हुआ संगठन है ICCS, इस समय 60 देशों में ऐसी सजीव संस्कृतियों के साथ में उनका डायरेक्ट कनेक्ट है। अभी भी इन सारे देशों में हज़ारों लोग हैं, जो उसी प्राचीन परंपरा का पालन करने वाले हैं। इंग्लैंड में मैं उन लोगों के साथ में तो हर साल हमारा एक शिविर होता था, जहाँ 50,000 लोग हैं, जो बोलते हैं कि ये देश हमारा है, हमारा ही था, हमारा ही रहेगा। क्रिश्चियनिटी बाद में आई, उन्होंने जानबूझ करके या जबरन हम सबको क्रिश्चियन बनाया है, पर हम क्रिश्चियन नहीं हैं, ये देश क्रिश्चियन नहीं है, ये इसका मूल स्वभाव नहीं है। आज भी वो लोग सूर्य की पूजा करने वाले यज्ञ दुनिया भर के, यानी जापान से लेकर के साउथ अमेरिका तक, उन लोगों को अगर पूछेंगे कि आपकी प्राचीन जो संस्कृति है, उसमें आप अपने रिचुअल्स कैसे करते हैं? यज्ञ कॉमन है, सूर्य कॉमन है, ये 2 चीज़ें। वो यज्ञ नहीं बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे, फायर सेरेमनी। पर फायर सेरेमनी, सन वर्शिपिंग, ये 2 चीज़ें सब में कॉमन है। और पेड़ों के नीचे बैठ कर के चर्चा करना, ये सब में कॉमन है। पेड़ आकर्षित करते हैं, ग्रोव्स जिनको वो बोलते हैं, कि ऐसे जहाँ पेड़ों का समूह है, उसके बीच में बैठ कर के अपने चर्चाएँ करना, ऐसी चीज़ें सबके अंदर कॉमन है। ICCS ऐसे लगभग 60 संस्कृतियों के साथ में सजीव संपर्क में है। हर 3 वर्ष में इन सभी संस्कृतियों का समागम, इनका सामूहिक शिविर भारत में होता है। इन सबको भारत से बहुत आशा है। उनको ये लगता है कि आपके ऊपर 1000 साल अटैक होने के बाद भी आज आप लोग, क्योंकि हिंदू प्रकृति पूजक है, आज आप लोग देश में 80% हो और हम लोग तो हार्डली कोई 1 आध % बचे हैं। तो हमें भारत से बहुत आशा है और विशेषकर हिंदू समाज से बहुत आशा है कि आप हमको कुछ हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। हर साल जो हर 3 वर्ष में ये शिविर भारत में होता है, लगभग 50 सभ्यताएँ, उसमें मायन कल्चर से लेके इजिप्टियन और जो ग्रीक पुरानी कल्चर्स हैं और यूरोपियन कल्चर्स हैं, सारी जो बिफोर क्रिश्चियनिटी की हैं, ये सब लोग काले-गोरे लगभग आने वाले जितने हैं वो काले-गोरे ही हैं। 50 देशों के लोग लगभग आते ही हैं। ये एक बड़ा कार्य है जो चल रहा है। अभी दिल्ली में उसका एक बहुत बड़ा सेंटर बना है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना है। कभी आप लोग अगर दिल्ली के नए कार्यालय में आते हैं, तो म्यूज़ियम देखने के लिए आइए। दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। धन्यवाद जी, चंद्र